बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान खान के तौहीन अदालत केस के अंदर अदालत ने उनका जवाब जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। इस ज़मन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम इजहार राय की आज़ादी के मुहाफ़िज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो 9 हल्के थे जिसमें इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे, उसमें ज़िमनी इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज करने का भी फैसला किया है। चिश्तिया में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे का एहतमाम किया और उस जलसा आम से खिताब भी किया है। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हारून साहब, क्या समझते हैं खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत में जो फर्द जुर्म लगाने का फैसला किया गया है, सियासी मुस्तकबिल किस हद तक दाव पे है? सियासी मुस्तकबिल इस लिहाज से तो दाव पर है कि इमरान खान साहब पे पाबंदी लग सकती है। अगरचे ये कोई सादा सा प्रोसेस नहीं है जो लोग ये कह रहे हैं कि आज फैसला सादर हो गया, कोई फैसला सादर नहीं हुआ। फर्द जुर्म आयद की गई है, मुकदमा चलेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तो ये लंबा चलेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ना सिर्फ ये कि उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, मेरा ख्याल ये है और बहुत से दूसरे लोगों का भी ख्याल है कि उसकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा, उससे मजलूमियत का तासुर पैदा होगा। लोगों के सोचने का अपना एक अंदाज होता है, कानून कितना ही दुरुस्त क्यों ना हो, कितना ही सही तौर पर नाफिज किया जाए, कितना ही बर वक्त नाफिज किया जाए और कितना ही उसका जवाब हो, लोगों के जज्बात का मामला बिल्कुल दूसरा है। इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला में बैठ के हुकूमत चलाएंगे अगर फेयर इलेक्शन होते हैं। अगर धांधली होती है, जैसे अभी ये 9 सीटों से भाग गए, इसी तरह उस इलेक्शन से भी भागने की कोशिश करेंगे, वरना धांधली की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी नहीं, डट के धांधली की जाएगी, लोग खरीदे जाएंगे। जैसे पंजाब में हुकूमत बदलने की कोशिश की जा रही है और एक आध मेंबर के बारे में इत्तला है PTI के कि उससे बात कर ली गई है, तो ये बड़ा एक हंगामा खेज दौर शुरू हो गया, एक ख़तरनाक दौर शुरू हो गया। लेकिन फाइनली सेटल ही करना पड़ेगा। आप मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को, जिसकी हमायत 50% से ऊपर है, अंदाज़ा ये है, उसे खेल से नहीं निकाल सकते। हारून साहब, जो बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्या आप तवक्को कर रहे थे इसकी? नहीं, मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कहते रहे हैं कि लोगों को इज़हार राय की आज़ादी है और तौहीन अदालत के मामले में उनकी जो राय थी वो कुछ नरम नज़र आती थी। लेकिन बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, अदालत का रवैया है और अदालत का फ़ैसला है और अदालत के रिमार्क्स हैं, हम उन पर तबसरा नहीं कर सकते। हारून साहब, क्या अदालतों ही में फैसले होते हैं? और क्या इमरान खान साहब के ये जो जहां दीदा वकला हैं, जो काफ़ी शोहरत के हामिल हैं, ये सूरत हाल का इदराक नहीं कर सके? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कर सका, वो भी नहीं कर सके। हमारा भी ख्याल ये नहीं था कि अदालत इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, लेकिन बहरहाल अब ये तो हो चुका, अब देखा जाएगा कि मुस्तकबिल में क्या होता है। मैं दोहराता हूँ, फैसला नहीं हुआ है, फैसला भी होगा। हारून साहब, मैं बात ये जानना चाहता हूं कि सियासी मुस्तकबिल आप कहते हैं दाव पर नहीं लगेगा, मकबूलियत में भी कमी वाकई नहीं होगी, तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत प्रेशर डाल रही है, ये सब रायगा जाएगा? क्या वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? प्रेशर जो डाल रही है वो ये कहती है कि ये इस केस में नाअहल हो जाएंगे, ये सब कुछ रायगा जाएगा। वो नहीं जी, नाअहल हो जाए ना, नाअहल क्या हो जाए, जेल भेज दें। तो इलेक्शन जीतना तो एक दूसरी बात है ना, पब्लिक सेंटिमेंट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत अभी मुकदमे और बनाएगी, अभी और मुकदमे बनाएगी, अभी और बहुत सी रुकावटें आएंगी। ये बड़ा मुश्किल खेल है। तो उसमें खान साहब की अपनी भी गलतियां हैं, उन्हें ये बात कहनी चाहिए ही नहीं थी, ये तो वाज़ेह है। लेकिन आप देखिए ना कि चीफ जस्टिस साहब की राय तो बहुत मोहतरम है, ज़ाहिर है। मखदूम अली खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा अब शायद अदालत पर यह असरअंदाज नहीं हो सकता
और नरमी इख्तियार करनी चाहिए अदालत को और माफ़ कर देना चाहिए। मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत पे इससे कोई असर हो ही नहीं सकता, यानी एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं है, मफहूम यही है। और जो अदालत का जो रवैया है वो मुख्तलिफ रहा है और उससे नरमी की तवक्को थी। तो ये अदालती मुआवनीन तहरीक इंसाफ ने मुकर्रर नहीं किए थे, ये अदालत ने ख़ुद मुकर्रर किए थे। अब उनकी ये राय है, ज़ाहिर है कि बाकी लोगों की भी, वकला की क्या बात है, मतलब अदालती मुआवनीन जिनका कोई ताल्लुक़ पार्टी से नहीं है, जिनके बारे में कतन नहीं कहा जा सकता कोई इमरान खान की हमदर्दी में कोई राय कायम उन्होंने की, उन्होंने ये कहा। हारून साहब, उन 9 सीटों के ऊपर जिस पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे क्यों मुलतवी किए गए? इसलिए मुलतवी किए गए कि 9 सीटों पे इमरान खान जीत सकते थे। 9 की 9 सीटें जीत जाते तो कैसा धमाका होता और क्या उसके सियासी असरात होते। देखिए इलेक्शन कमीशन का ज़रा नोटिफिकेशन तो देखें कि वो सैलाब है, इमारतें तबाह हो गई हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मखदूश हो गया है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। कराची में कौन सा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मखदूश हुआ है? कौन सी इमारतें गिरी हैं? मुल्तान में कौन सी इमारतें गिरी हैं? कौन सा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़त्म हो गया कि लोग वोट नहीं? खानेवाल में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ है? शेखुपुरा में जहाँ सूबाई असम्बली का इलेक्शन होना था, ऐसा कौन सा वाक़या हुआ है? ननकाना साहब में क्या हुआ है? अच्छा ना, वो खानेवाल में क्या हुआ है? कहाँ हुआ है जी ये सब कुछ? और 4 सद्दा में हो सकता हुआ, मर्दान के बारे में भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई ऐसी खबर नहीं है। अच्छा, कुर्रम एजेंसी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये उसका फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का, ये वजारत दाखिला का फैसला है। उसने कहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, उन्होंने रिपोर्ट दी। इलेक्शन कमीशन खुद तो इलेक्शन नहीं कराता, इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ इंतजामात करता है, एहलकार तो सरकारी होते हैं। अगर वजारत दाखिला ये कहती है कि इमारतें गिर चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, लोग वोट देने के लिए नहीं आ सकते, और जनाब वाला ईरान की पूरी पार्लियामेंट बम से उड़ा दी गई थी, पूरी पार्लियामेंट, अरकान की बहुत बड़ी तादाद, अब तादाद तो इस वक्त याद नहीं है, बहुत पुराना वाक़या है 40 साल पहले का, तो बहुत लोग जो हैं शहीद हो गए थे। इसके बावजूद इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन का इससे ताल्लुक़ नहीं होता। अब देखिए एक ऐसी जगह है जहाँ वोट लोग डाल नहीं सकते, इंटीरियर सिंध में नहीं डाल सकते, बलोचिस्तान के बाद हल्कों में नहीं डाल सकते, मुमकिन है दीर में कहीं ऐसी सूरत हाल हो, सवात में मुमकिन ऐसी सिचुएशन हो, 4 सद्दा में हो सकती है। ये जिन जगहों पे इलेक्शन हो रहे थे, इसमें ये कोई 13 सीटें हैं, कोई सूबाई असम्बली की हैं, कोई कौमी असम्बली की हैं, और 9 तो वो हैं जिन पर खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। इसमें कहीं ऐसी सूरत हाल है ही नहीं। जनाब वाला एजेंसियों की इत्तला ये थी, हारून साहब, बिलावल भुट्टो एजेंसियों की इत्तला ये थी कि इमरान, सुने तो सही, इमरान खान साहब जीत रहे हैं और थोड़े से मार्जिन से नहीं जीत रहे। फिर इस पे बहस होती रही कि मार्जिन कैसे कम हो सकता है, मार्जिन कैसे कम हो सकता है, धांधली से हो सकता है। तो धांधली भी अगर आप करें तो मार्जिन ही कम करेंगे ना। अब वो इलेक्शन लड़ना सीख गए हैं, अब उनकी तरबियत हो गई है, अब ये धांधली की कैपेसिटी तो बहुत है नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन उनकी मज़ाहमत की इस्तेदाद भी बहुत ज़्यादा है। चुनांचे ये फैसला किया गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए ना, इधर वो फैसला आता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के फैसले पे तो हम राय नहीं दे सकते, यानी चार्जशीट वो मुरतब करने का फैसला, उस पर उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन का जो अब है वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि इलेक्शन नहीं हो जाते। उसी वक्त क्यों आता है जी? और ये इलेक्शन कमीशन है जिसने 8 फैसले किए, और 8 के 8 यही है वही इलेक्शन कमिश्नर ने जिसने कहा था कि 5 मखसूस सीटों पर इलेक्शन है, नामजदगियाँ नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में क्योंकि हाउस पूरा नहीं। हाउस तो कभी पूरा होता ही नहीं है। आज इलेक्शन हो, आज तो आज भी पूरा नहीं होगा। कई लोग होंगे जिन्होंने 4 सीटों पे इलेक्शन लड़े होंगे, 2 पे लड़े होंगे, 3 पे लड़ोगे, हाउस तो पूरा होता ही नहीं है। उसको फिर अदालत ने मनसूख किया उस फैसले को। 8 फैसले आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा मनसूख किए। जो फैसला इलेक्शन कमीशन देता है वो मनसूख होता है। इलेक्शन कमीशन तो एक पार्टी है, एक सियासी पार्टी है पूरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये 12-13 पार्टियों की हुकूमत नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल कर ले। हारून साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले से मेरे मुल्तान और कराची के उम्मीदवार जो हैं वो मायूसी का शिकार है। ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, कुंडी साहब भी कह रहे थे,
और नासिर शाह साहब भी कह रहे थे, कहने को तो यही कहेंगे। अब ये नहीं पता, इनसे पूछा है, मशवरा किया, ये नहीं किया। इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ये नहीं थे। अब ये तो वो नहीं कह सकते कि हाँ इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए था, हम हार रहे थे, ये तो कोई नहीं कहता। मरियम नवाज साहिबा का चिश्तियां का जलसा कैसा रहा है सर? कोई जलसा नहीं था, जलसा वो टेलीविजन ने उसको जलसा बना दिया। वो आप देख नहीं रहे कितने थोड़े से लोग थे। ओ भाई, इमरान खान का जलसा भी तो दिखाते ना। जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे चुके हैं कि ये गैर आईनी है पाबंदी। इस गैर आईनी हुक्म की तामील क्यों की जा रही है? उसका जलसा क्यों नहीं दिखाते? उसका जलसा दिखाते तो कोई मुआवजा होता, फिर पता चलता। हारून साहब, मरियम नवाज साहिबा का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इजराइल से और दूसरे ममालिक से मदद हासिल कर रहे हैं और मुल्क को तबाह करना चाहते हैं? इमरान खान साहब पे इतना दबाव आया इसराइल को तस्लीम करने के लिए, उन्होंने उसको तस्लीम किया। उन्होंने कभी ज़रा सा नरम रवैया भी इख्तियार किया, बराह रास्त तो क्या बिलवास्ता भी कभी उसकी तायद की। उन्होंने इंडिया के मामले में क्या रवैया इख्तियार किया, उन्होंने अमेरिका के मामले में क्या रवैया इख्तियार किया। यानी यही तो लोग शिकायत करते रहे कि वो टूटियाँ हमें लगी हुई हैं, वो हमें मार डालेंगे अमरीकी, और हम बैगर्स हैं और हमारा कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका की, इंडिया की मददसराई तो ये करते रहे, इमरान खान तो इस पर डट के खड़े रहे। ओ भाई, इंडिया के साथ किसके ताल्लुकात हैं? कश्मीर में कत्लेआम होता है, भारतीय मुसलमान आए दिन कत्ल किए जाते हैं, वो किस चीज़ पे? मदरसे बुलडोज किए जाते हैं। तो उस पर कभी नवाज शरीफ साहब ने ज़ुबान खोली है? कभी मोहतरम मरियम नवाज ने ज़ुबान खोली है? शहबाज शरीफ साहब ने एक रस्मी सा बयान दिया था। मुस्लिम लीग नून उसका कोई सीरियसली कभी नोटिस लेती है? कभी उस पर रद्द अमल देती है? वो अपना जंदाल के घर कौन गया था? नवाज शरीफ साहब गए थे, इमरान खान साहब गए थे। काबुल तक रेलवे लाइन कौन बिछाना चाहता था? इसी पाकिस्तानी फ़ौज ने उस पर 80 ऑब्जर्वेशंस दी थी, यानी एतराज़ात किए थे। काबुल से आगे लोहे की कानें हैं, वहाँ से इंडिया के लिए वो आयरन ओर जो है वो भेजा जाना था फौलाद बनाने के लिए, स्टील किंग के लिए। इंडिया में कौन गया? वहाँ जाके बैठा रहा नवाज शरीफ साहब। वो कौन था जिसने कहा था बम्बई के बारे में पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया था? डॉन लीक्स का जिम्मेदार कौन था? ये किसने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर एक है? कायदे आज़म ने तो सारी अपनी सियासी मुहिम इस पर तामीर की कि उनका कल्चर अलग है, उनकी म्यूज़िक अलग है, हमारा उनका तर्ज तामीर अलग है, हमारा उनका रहन सहन अलग है, हमारे हीरो और हैं उनके, हमारे हीरो उनके विलन, उनके विलन हमारे हीरो हैं। सारा तो इसी पे तो तहरीक पाकिस्तान उठाई गई। और इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा सहमा के इजलास में, जहाँ के इंडियंस भी मौजूद थे, हमारा आपका कल्चर एक है, हम वही खाते हैं जो आप खाते हैं, हम वही खाते हैं जो वो खाते हैं, हम वही पहनते हैं जो वो पहनते हैं, हम वही सोचते हैं जो वो सोचते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा तुम्हारा और हमारा रब एक है, हमारा उनका रब एक है। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़। हारून साहब, मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के हर 33 करोड़ देवता हैं। पाकिस्तान के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तख्तियां लगी हुई। कौन सा मंसूबा? वो मंसूबा बताइए। वो कहती हैं गिनना शुरू करें, आप गिन नहीं सकते। एक मिनट, ये वो उनका कहने का है, 70-80 किलोमीटर ज़्यादा है। 70-80 किलोमीटर हर गाड़ी का ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है। इसी के पैसे से ये महल्लात खरीदे गए हैं लंदन के। पहले तो मानते नहीं थे, अब तो मानते हैं ना कि वो अपना हमारे, पहले तो कहते थे हैं ही नहीं। मैं तो 96 के इलेक्शन में ये बात पॉइंट आउट की थी, 93 के इलेक्शन में ये बात पॉइंट आउट की थी कि ये वहाँ उनकी जायदादें हैं। बाद में भी की, बाद में मुस्लिम लीग लीडर मुझसे मिलते भी रहे कि खुदा के वास्ते ये इशू न उठाएं। और पनामा का में तो वो लीक्स में तो बहुत देर से आया है। तो ये सड़कें बनाई, सड़कें, और मुल्क को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत आज ये है, 4 से 6 बिलियन कम होने का ख़तरा है एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैकबोन है आपकी। कोई बरामदात बढ़ाई, कोई इंडस्ट्री लगाई, एग्रीकल्चर को मॉडर्न किया,
कोई FBR को ठीक किया, कौन ये सड़कें बनाना पुल, और उसमें भी इल्ज़ाम है इन पे कमीशन लेने का, हर सड़क हर पुल पे इल्ज़ाम है कमोबेश। ये क्या तरक्याती मंसूबे हैं? इंडिया में कितनी मोटरवेज हैं? पाकिस्तान से तनासब करें उसका 6 गुना ज़्यादा होनी चाहिए ना। कितनी मोटरवेज हैं इंडिया में? बांग्लादेश में कितनी मोटरवेज हैं? पाकिस्तान को मोटरवेज अच्छी हैं, लेकिन मोटरवेज की ज़रूरत थी या इंडस्ट्री की ज़रूरत थी? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की ज़रूरत थी, सरमायाकारी की ज़रूरत थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इसमें कौन सा कारनामा अंजाम दिया नवाज शरीफ साहब ने? मरियम नवाज साहिबा और नून लीगी जो लीडरान हैं, इनके आसाब पर इमरान खान साहब ही क्यों सवार है? इसलिए कि वो पॉपुलर है, और कौन सवार होगा? देखिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीर जो है वो नवाज शरीफ से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ का वो जिक्र करते हैं, उसका तमस्खुर उड़ाते हैं, जो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पता है, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ, जब से इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, कि ये बिल्कुल सही रवैया नहीं है। सरसरी तौर पे बात करना चाहिए, इश्यूज़ पे तनकीद करनी चाहिए, जो सीरियस इल्ज़ामात हों सबूत के साथ उनकी बात करनी चाहिए। लेकिन वो तो उनका तस्करा करते हैं तकरीर के दौरान। इसके बरक्स मरियम नवाज तो तकरीर भी इमरान खान के लहजे में करती हैं, उसी से शुरू उसी पे ख़त्म, सारा जिक्र उसी का। उससे इजहार नफ़रत, तनकीद नहीं, इजहार नफ़रत कि क्या अज़ाब हम पे मुसल्लत हो गया। भाई, अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया है आप लोगों पे। आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है? इमरान खान साहब की तो ताकत का राज ही इनकी बेकायदगियाँ हैं, इनकी बैड गवर्नेंस है, इनकी बदहकूमती कहना चाहिए, उसका शायद तर्जुमा ये सही हो, बदहकूमती है। इन्होंने ना कभी FBR को ठीक किया, ना कभी पुलिस को। 25,000 पुलिस वाले सिफारिश पे भर्ती किए थे 88 में नवाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने चंद भर्तियां की मेरिट पे, नवाज शरीफ साहब ने हर भर्ती सिफारिश पे की। अभी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को ख़त्म कर दिया है और उसकी सरबराह को जो है वो हटा दिया है। आज थोड़ी देर पहले खबर आई है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD बना दिया है। वो कोई इदारा इन्होंने बनाया है? कोई काम इन्होंने किया है? इन्होंने अपना कारोबार खूब चलाया है। बैड गवर्नेंस की आपने एक अच्छी इख्तरा निकाली है बदहुकूमती की सर। मरियम नवाज साहिबा ने एक दावा किया है, उसका मफहूम क्या हो सकता है? वो ये कहती हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं, अगर अवाम को दिखा दूं तो इमरान खान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बास वो मोहतरम खातून है, मैं कोई इस पर तबसरा नहीं करता ज़्यादा। सबको मालूम है कि वो क्या चीज़ है, वो असली है जैली है क्या है। लोगों के घरों में घुस जाना और वहाँ कैमरे लगाना और उसकी तस्वीरें बनाना प्राइवेट, ये कोई काबिल फ़ख्र बात है? बाकी मैं उस पर तबसरा नहीं करता, वो खातून है। सही। हारून साहब, एक और चैनल बंद कर दिया गया है, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? अब बिल्कुल जारी रहेगा। यही तो देखिए, 2 महीने पहले मैंने बताना शुरू किया था कि प्रेस पे बहुत बुरा वक्त आ रहा है। अखबार नवीस जो हैं कुछ चले गए, कुछ मुमकिन और भी चले जाएं, और लेकिन वो बहाल भी हो सकता है अगर शरात तय हो जाएं। गुफ्तगू जारी है उनके साथ, अभी वो माने नहीं है, अभी गुफ्तगू जारी है उनके साथ। तो आपको क्या लगता है उनके नजरियात में तब्दीली सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से? नहीं 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 नहीं, वो मतलब एक बात है, अखबार नवीस कितना झूठ बोल सकता है जी? अखबार नवीस कितनी जानबदार। एक अखबार नवीस, सहाफत एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक सेंटिमेंट के समंदर में जिंदा रहती है। ये वो मछली है, कुछ ना कुछ सच बोलना पड़ता है अखबार नवीस को। पूरा सच बोले तो क्या कहने, लेकिन कभी तो सच बोलना पड़ता है। मैं अपना सलाम पेश करता हूँ सेठी साहब को। चले, अच्छी बात है। हारून साहब, ये अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद बहाल कर दी है, इसके पीछे वजह क्या दिखाई देती? भाई, कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई चीज़ें तय हुई हैं, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। वो सेंटकॉम वाले आए थे जिनका काम मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिनका काम जो है मुल्क के दिफाई मफादात हैं। तो ये उस वक्त एक खबर ये आई थी कि वो सैलाब का जायज़ा लेने के लिए है। सेंटकॉम का काम है सैलाब का जायज़ा लेना। ज़ाहिर है कोई सीरियस मुज़ाकरात हुए हैं। 450 मिलियन डॉलर की इमदाद का उन्होंने ऐलान किया है। पाबंदियाँ बड़े अरसे के बाद ख़त्म हुई हैं। F-16 का आपका जो बेड़ा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी फ़िज़ाइया पे बहुत इन्हसार करते हैं। तो और हमारे पायलट जो हैं दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। ये आपको मालूम है
कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं 9 महीने लेता है ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए F-16 पे, उसे सेकंड बेस्ट इजरायली हैं जो 2 साल लेते हैं, बाकी 3 साल लेते हैं। हमारे फ़िज़ाइया की तारीख बड़ी शानदार है, बहुत काबिल फ़ख्र है, एक लहकता हुआ इस्तारा है फ़िज़ाइया की तारीख में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है। तो वो हमारा बेड़ा जो है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। शायद कुछ और इक़दामात भी हों। अमरीकियों ने बिल आखिर ये अपना ये समझना शुरू किया, रियलाइज़ करना शुरू किया है कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं। एक वज़ीर ख़ारिजा होती थी, शायद आपको याद हो, मैडलिन अल्ब्राइट, जी जी, वो कहती थी पाकिस्तान वो है मिग्रेन है, मिग्रेन दर्द-सर है पाकिस्तान से छुटकारा नहीं है। ये तो हमारे लोग समझते ही नहीं हैं। अभी रिसेंटली जो सैलाब पे गुफ्तगू हो रही है वेस्ट में, तो उसमें बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तस्वीराती अहमियत, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। बहरहाल कोई बात तो तय हुई है, उनके रवैये में नरमी आई है। हारून साहब, अगले हफ्ते 15-16 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, उसकी अहमियत क्या देख रहे हैं? बड़ी अहमियत है जी। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अहम तरीन अदारा है। रूस है उसमें चीन है, उसमें इंडिया है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें किर्गिज़स्तान है, उसमें काज़ाकिस्तान है, उसमें उज़्बेकिस्तान है, उसमें अपना जो मुबस्सर के हैसियत से शरीक होते हैं बेलारूस है, ईरान है, और भी कई मुल्क हैं। और ये तो बड़ी इसलिए इसकी भी अहमियत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है कि इसमें बड़े बड़े अहम लीडर शरीक हो रहे हैं। प्यूटन इसमें आ रहे हैं, 15-16 को हो रही है, 15-16 को ही है ना, प्यूटन आ रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी जाएंगे, इसमें शी जिनपिंग जाएंगे, इसमें प्रेसिडेंट उरुद्वान आएंगे। तो इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें मुबस्सर के तौर पर शामिल है। ये शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन मीटिंग्स में से एक मीटिंग। तो आप समझते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब की सदर उर्दवान से, शी जिनपिंग से या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है? कोशिश तो बहुत हो रही है। वज़ारत ख़ारिजा वाले बाबू बेचारे लगे हुए हैं दिन रात। देखिए ना, उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं वज़ीर आज़म बनते कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा, अमारात जाऊँगा, तुर्की जाऊँगा और चीन जाऊँगा। चीन ने उन्हें दौरे की दावत ही नहीं दी। और अब भी जो कोशिश हो रही है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस पर खुशी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर है उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और वो प्यूटन को जो मैसेज भेजा गया, तो वहाँ से एक जवाब यह है कि एजेंडा क्या है। प्यूटन एक बात कहते हैं हमेशा, प्रेसिडेंट प्यूटन, कि मैं तस्वीरें बनाने के लिए मीटिंग नहीं कर सकता, एजेंडा होना चाहिए। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा तो कोई है नहीं। तेल आपने उनसे लेना नहीं है, गंदम आपने उनसे ख़रीदनी नहीं है, क्योंकि चचा का हुक्म है, अंकल साम का, अमेरिका बहादुर का, उसकी सरताबी तो नहीं कर सकते। तो मुझे वो प्यूटन के साथ तो मुलाकात मुश्किल दिखाई देती है, और उनके साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात भी मुमकिन हो जाए चीनी सदर के साथ, लेकिन वो तो अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। उनकी प्यूटन के साथ मुलाकात तय है, मोदी साहब से हो सकती है तिजारत के हवाले से, तय है। और मेरा नहीं ख्याल कोई कोशिश भी नहीं हो रही नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वो बाकी चीनी सदर से कहीं डिनर में मुलाकात हो जाए या प्यूटन से डिनर में हो जाए, लेकिन वो जो देखिए इमरान खान को उसने उस दिन जो जदीद रूसी तारीख में एक बहुत नाजुक दिन था, 3 घंटे मुलाकात की थी, 3 घंटे, और ये कहा इस दौरान कोई टेलीफोन कॉल ना मिलाई जाए। हालांकि जंग हो रही हो, और जंग का फैसला भी सदर प्यूटन ने खुद किया था, तो लम्हा ब लम्हा उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, अच्छी बुरी खबरें आती हैं, मगर इस दौरान कोई नहीं। और नहायत दिल जमी के साथ 3 घंटे मुलाकात करते रहे और पेशकश की, गंदम देंगे सस्ती, वो अपना जो मंसूबा है तुर्कमानिस्तान से गैस का, उसमें मदद करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे कराची से कसूर तक, और पेट्रोल देंगे सस्ता, डीजल देंगे सस्ता, और मुस्तकिल देर पा ताल्लुकात की बुनियाद रखेंगे, सरमायाकारी करेंगे। स्टील मिल के मामले में बात की। मैंने उनसे पूछा इमरान खान साहब से कि कैसी, तो उन्होंने कहा ऐसी अच्छी मुलाकात बहुत कम होती है, इस कदर दिल जमी से, यानी वो इस कदर वो यानी कम्युनिकेशन उनकी इस दर्जे में पहुंची
कि उन्होंने कहा, एक तो ये कहा कि ये जो इस्लामिक फोबिया, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। फिर एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया, अब मुझे तो उसकी समझ आई नहीं, मुख्तसर सी मुलाकात थी, हर चीज़ की तफसील नहीं पूछी जा सकती थी। पीटर ने कहा मेरी बीवी मुसलमान है। फिर उसने कहा मैंने बहुत सी मस्जिदें बनाई हैं। फिर चेचनिया के लीडर उनसे मिले, ज़ाहिर है मिलवाए गए, मिले क्या? तो वो अब जाहिर है वो सदर पुतिन ये कहते हैं भाई एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए, क्या उसको कहते हैं आप लोग, तस्वीरों की उतारने के लिए तो नहीं मैं मिल सकता। तो बाकी ये है कि मिलें तो मुझे खुशी होगी। चलिए, मुमकिन है कोई बर्फ़ पिघले, कोई खौफ इनका दूर हो। तस्वीरी नुमाइश के लिए मुलाकात नहीं हो सकती है, एजेंडा हो तो मुलाकात सदर उर्दवान से मुलाकात हो सकती है, सदर उर्दवान से मुलाकात हो सकती है। हरून साहब ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इस बात को यहीं से कंटिन्यू भी करते हैं। और कल का जो मैच था पाक अफगान मैच शारजा के अंदर, जिसमें बदतहजीबी का वाक़या पेश आया, उस पर भी बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का दौरा भारत, और उस दौरे के दौरान भारत के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान मफाहमत को कितना अरसा बरकरार रख पाएंगे। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तमाम नज़रें जो हैं वो भारत पे लगी हुई हैं। बांग्लादेश जो आए रोज़ अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है, तो इसी मईशत की मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कुछ नए मुआहदे किए हैं, जिसमें उनके जो मुतनाज़े इलाके थे उसके ऊपर भी मुआहदा किया गया। उनकी जो एग्रीमेंट्स पहले नहीं हो पा रहे थे वो अब होना पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मईशत को किस हद तक मजबूत करेंगे। हारून साहब, ये जो भारत के साथ बांग्लादेश के मुआहदे हो रहे हैं, जो कशीरा नदी की पानी की तकसीम का मुआहदा है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मुआहदा है, भारत बांग्लादेश से ताल्लुकात बढ़ाने में इस कदर पुरजोश क्यों दिखाई दे रहा? इसलिए कि चीन को रोका जाए। असल चैलेंज है चीन। देखिए, कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर की तजारत है बांग्लादेश जो है उसकी इंडिया के साथ, जो 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। भारतीय को 12 मुलाकातें पिछले चंद बरस में हुई हैं बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की और हसीना वाजिद की। बहुत हसीना वाजिद टैक्टफुली प्ले कर रही हैं। आपको याद है पिछले साल उन्होंने कई महीने तक इंडियन सफ़ीर को मुलाकात का वक्त नहीं दिया था, दबाव बढ़ाया और उसके बाद मुलाकात की। इश्यूज़ हैं, दरियाई पानी के इश्यूज़ हैं, जो बंगाली हैं अपना उनको धकेलना चाहते हैं वापस बांग्लादेश में, आसाम में ख़ास तौर पे जो हैं लाखों की तादाद में हैं, वो इशू है। वो सरहदों पे अफसोसनाक वाक़यात भी होते रहते हैं, कोई बांग्लादेशी शहरी कत्ल भी हुए हैं। लेकिन ये है कि बांग्लादेशी बहुत सी कंपनियां इंडिया में कारोबार कर रही हैं, इंडिया की कंपनियां वहाँ कारोबार कर रही हैं। जो ट्रेड लॉबी है उसका इंटरेस्ट है इंडिया का वहाँ पे। और सबसे बढ़कर, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चीन का मसला है, वैसे ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगर 2 कदम आगे बढ़ेगा इंडिया तो चीन 4 कदम आगे बढ़ेगा। अभी पद्मा पे जो पुल बना है बहुत बड़ा, जिसका बड़ा जिक्र है वहाँ बांग्लादेश में, तो वो अगरचे अपने वसाइल से बनाया लेकिन चीनी कंपनियों की मदद से उसमें हासिल की गई। चीनी हज़ारों की तादाद में चीनी बांग्लादेश में मौजूद हैं, बाद ने वहाँ शादियाँ कर रखी हैं, घर बसा लिए हैं, वहीं रह रहे हैं। चीन बहुत बड़ी बड़ी पेशकशें उन्हें कर रहा है, जिस तरह के उसने बात दूसरे, जैसे ईरान को उसने 400 बिलियन डॉलर की, जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसमें। तो ये चीन और इंडिया कशमकश के पस मंज़र में भी इसको देखें। बाकी उनके कारोबारी मफादात हैं। देखिए, अगर बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है चीन और उनके ताल्लुकात बहुत खुशगवार हो जाते हैं तो उसके असरात इंडिया के लिए क्या होंगे, वो इसमें कॉन्शियस हैं, उसकी वजह से ये इक़दाम हो रहे हैं। हारून साहब, आप फिर समझते हैं कि भारत के साथ जो बांग्लादेश की गर्मजोशी है ये चीन के साथ ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होगी? नहीं, वो देखिए ना, बहुत वो कोई शहबाज शरीफ की तरह डरी हुई नहीं है, वो सोच समझ के कर रही हैं। अरे एक तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिंदू वोट हैं, फिर प्रो इंडिया वोट हैं, बंगाली नेशनलिज्म के जो वोट हैं, जो शिद्दत पसंद बंगाली नेशनलिज्म है, उनको भी उन्हें मुतमिन रखना है। लेकिन ये है कि चीन से वो क्यों फ़ायदा नहीं उठाएंगी। कोई इस तरह थोड़ी है जैसे हमारे यहाँ है कि डर गए कि रूस से तेल नहीं ख़रीदना, गंदम नहीं ख़रीदनी। चीन के साथ ताल्लुकात में वक्त गुजरने के साथ गहराई आती जाएगी। जैसे मैंने आपसे कल कहा था, बहुत सोच समझ कर कहा था, मैं उसको दोहराता हूँ, आखिरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी ठीक होंगे। बांग्लादेश में सेंटिमेंट बतदरीज पाकिस्तान के हक़ में हो रहा है और बांग्लादेश उम्मत मुसलमान का हिस्सा है,
इस्लामी दुनिया का पुरजोश हिस्सा है। बंगाली हमसे बेहतर मुसलमान है। आखिरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होने हैं। इंडिया को आखिरकार शिकस्त और रिख्त से दो चार होना है। वो प्रोफेसर ग्रेगरी ने क्या कहा है, नस्ल कुशी के हवाले से वाच वाले जो प्रोफेसर ग्रेगरी हैं, उन्होंने कहा नस्ल कुशी कि रवांडा के बारे में मैंने पेशगोई की थी, वो दुरुस्त हुई। कंबोडिया के बारे में की थी, वो दुरुस्त हुई। फलां मुल्क के बारे में, तो यहाँ भी खाना जंगी होगी, नस्ल कुशी होगी। और जब ये होगी तो उसका हदफ सबसे ज़्यादा बंगाली होंगे। वस्ती ये अपना जो इंडिया है शुमाली, इसमें तो अपना दूसरे लोग हदफ होंगे, लेकिन परली तरफ तो बंगाली उसका हदफ होंगे। और बहुत से बंगालियों को वहाँ कत्ल किया गया, बंगाली मुसलमानों को यानी कत्ल किया गया है। तो फाइनली तो जो है ये देखिए ना, जिन बुनियादों पे इंडिया का, उनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं, अशोक सवाई कह रहा है कि इस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, तुम्हारे कवानीन जो हैं अजीब हैं। जहाँ कहीं वो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमानों के मदरसे बुलडोज किए जा रहे हैं, किसी की भी आदमी को पकड़ कर जो है वो शुबे में हलाक कर दिया जाता है, ख़ातीन को हिजाब से रोक दिया गया है, अदालतों में फैसले उनके ख़िलाफ़ होते हैं। तो इंडिया का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब हम ये कहते थे ना कि सोवियत यूनियन का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप यकीन करें 80s के अशरे में इतना हमारा मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि हम एक सादा दलील देते थे कि ये गैर फितरी निज़ाम है जो इंसानी मिजाज से हमांगी नहीं है। दूसरा ये कि हर सुपर पावर उस वक्त तबाह होती है जब वो अपने आप को अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला लेती है, उसका बोझ नहीं उठा सकती। उस वक्त इतना तमस्खर उड़ाया जाता था जिसको याद नहीं। फिर क्या हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, इंडिया को टूटना है, क्योंकि 1000 साल के बाद इन्हें हुकूमत मिली है। हुकूमत का ज़र्फ ही नहीं है। अगर तो वो गांधी और नेहरू के रास्ते पर रहते, गांधी और नेहरू का एजेंडा मुख्तलिफ नहीं था, हिंदू गलबा ही था। वो जो इंदिरा के नाम खतूत हैं नेहरू के, तो उसमें ऐसा इंडिया का माजी ग्लोरीफाई किया गया जो ऐसे को पता नहीं बड़ा आला निज़ाम इंसाफ था, जैसे कोई सलाउद्दीन अय्यूबी की हुकूमत थी यहाँ पे। हालांकि गांधी ये भी कहते थे कि अगर सीखना है तो मुसलमानों से सीखो, मुसलमानों के दौर अव्वल से, यानी क्या निज़ाम अदल उन्होंने कायम किया था, और क्या फ़क्र और दरवेशी थी हुक्मरानों में, और क्या जनाब अमन व अमान था, और क्या गरीब आदमी जो है मजलूम और गरीब जो है उसकी दाद रसी का निज़ाम था। लेकिन बहरहाल मोदी के जैसे लोग लीडरों के साथ इंडिया मुत्तहद नहीं रह सकता। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में पाकिस्तान मुखालिफ सियासी एजेंडा कब तक चलता रहेगा? जिस तरह वज़ीर आला आसाम बिस्वा शर्मा ने उन पे बात की है, राहुल गांधी पे बात की है कि भारत जोड़ो जो मुहिम है ये आप पाकिस्तान में जाके चलाएं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये इंतहा पसंदी ख़तरनाक है। राहुल तो यही कह रहे हैं ना, इसके सिवा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वो जो है ना, उनका बसवा शर्मा का मसला ये भी है कि वो पहले थे कांग्रेस में, वहाँ से गए, अब उन्हें वफादारी साबित करनी है। बाकी ये एजेंडा, जो ऐसा आदमी होता है गिल्ट का शिकार, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा वफादारी का, जो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, इसलिए वो कहते हैं। हालांकि ये बड़ा बुरा मौका था, वो मौजूद थी, अपना हसीना वाजिद इंडिया में मौजूद थी, तो उनका बांग्लादेश को और पाकिस्तान को मर्ज उनके सोशल मीडिया में बड़ी तहरीक है कि अगर पाकिस्तान भी होता, बांग्लादेश भी होता, तो हमारी आबादी चीन से ज़्यादा होती, हमारी फ़ौज उनसे बड़ी होती, हम एक सुपर पावर होते। हालांकि सुपर पावर होने का ताल्लुक आबादी के तादाद से नहीं है, जोग्राफिया की वुसअत से नहीं है। जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो लाजमी तौर पर, जिनके यहाँ मसलन इक़्तिसादी तरक्की बहुत हुई है, मलेशिया में हुई है, सिंगापुर तो है, इतना सा है सिंगापुर, तो गैर मामूली तरक्की उसमें हुई है। उसका ताल्लुक आबादी से तो नहीं होता, उसका ताल्लुक तो होता है बेहतरीन सिविल अदारों से, बेस्ट टैक्स कलेक्टर्स, बेस्ट पुलिस, अच्छी अदालतें, जदीद तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी और तालीम याफ्ता, यानी आबादी का तालीम या ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता और जदीद होना, और कवानीन की पासदारी करना, अमन व अमान और सियासी अपनी बुनियादों को बेहतरीन तरीके से उस्तवार करने पे उसका हम होता है और उसका इन्हसार होता है, आबादी के तनासुब से नहीं होता। मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बरतानिया के तख्त पर 70 साल हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम
चल बसी हैं। 96 बरस की उम्र में वो चल बसी हैं। बकिंगम पैलेस ने इसकी तस्दीक कर दी है। 10 रोज़ा बरतानवी हुकूमत ने सोग का ऐलान भी कर दिया है। बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। हारून साहब, शारजा के मैच में शिकस्त के बाद अफगानी शायकीन की तरफ से जो तर्ज अमल देखने में आया, क्या क्रिकेट की तारीख में इसकी मिसाल मिलती? बाद शायकीन की तरफ से वो मोहसिन दावड़ की तरह तो नहीं थे सारे अफगानी, कुछ लोग थे। मेरा ख्याल है कोई मेरे इल्म में नहीं है, मैं तो क्रिकेट को ज़्यादा नहीं जानता, ना क्रिकेट की तारीख पे मेरी नज़र है, ऐसा वाक़या कोई हुआ नहीं। इसलिए कि झगड़ा तो किसी बात पे होता है ना, वहाँ तो कोई तनाज़ा तो नहीं उठा। वो तवक्को कर रहे थे कि वो जीत जाएंगे और वो 2 छिक्के उसने लगा दिए। वो 2 छिक्के न भी लगते, फ़र्ज़ कीजिए, वैसे तो वो कमाल किया उसने, लेकिन ये है, नसीम शाह नाम है ना, जी 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 जी, तो वो कमाल किया उसने। लेकिन ये है कि 7 रन चाहिए थे ना 6 गेंदों पे जी, तो वो तो आसानी से हो सकते थे। अब ये एक कबायली मिजाज है ना जो शिकस्त को गवारा नहीं करता। मैच की सिग्निफिकेंस बहुत थी और वो तवक्को कर रहे थे जीत जाएंगे। आदमी अपनी तवक्कुआत को बढ़ाकर ही पागलपन का शिकार, जिस आदमी को आप देखें ना पागलपन का शिकार है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि उसने अपनी तवक्कुआत, कुरान मजीद इसको कहता है तूले अमल, उम्मीदों का दराज करना, और फिर उस पर अचानक सदमा पहुंचता है। फिर ये है कि 2 छिक्के पै बपै लग गए। जाहिर है मैच की अहमियत बहुत थी। पाकिस्तान अगर हार जाता, इंडियंस बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया जो है उसका इम्कान हो सकता था सरवाइव करने का कि वो फाइनल तक पहुंच जाता। बाकी ये अपना कमाल है मेरा, वो उसको कार्रवाई तो हो रही है, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब वो शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। और देखिए ये मोहसिन दावड़ ने क्या झक मारी, तो कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये तो अफगानिस्तान में तो किसी लीडर ने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये कहा कि लिसानी तासुब की बुनियाद पर उनकी मजम्मत की जा रही है। ओ भाई, उन्होंने गंदी गालियाँ दी, उन्होंने कुर्सियाँ मारी, उन्होंने शायकीन पे हमला किया, कोई तनाज़ा तो नहीं हो रहा था। वो झगड़ा तो 2 आदमी में होता है ना। वो अपना नाच गा रहे थे, ज़ाहिर ऐसे ही होता है क्रिकेट मैचों में, ये तमाशाई जो है इनकी यही नफ्सियात होती है। तो उन्होंने उनको गालियाँ, वो कहा कि वो लिसानी तसब्बुब, भाई इस बुनियाद पर नहीं कह रहे उनको। अगर ये बुनियाद हो तो 40 लाख आदमियों को पनाह दी, इज्जत इकराम से उन्होंने रखा। अपना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो, क्या नाम है पूरा उनका, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी इतने फराख दिलों के, जी अंतोनियो गुतेरेस, जी गुतेरेस गालिबन, ये तलफ़ुज़ का मसला होता है। अच्छा खैर, बहरहाल वो कहते हैं कि पाकिस्तानी इंतहाई फराख दिल लोग हैं। किसी दुनिया के मुल्क ने 40 लाख महाजरीन को इस खुशदिली से नहीं संभाला है कभी। कोई मिसाल ही नहीं है तारीख में कि महाजरीन के साथ इतना अच्छा सलूक किया। अब भी महाजर आए हैं, अब भी उन्हें संभाला गया है। अभी जब ये बहुत तंगदस्ती थी, पिछले साल सर्दियां आ गई, अचानक खुराक का कहत था, बच्चे मर रहे थे, पीने के लिए दूध नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, सर्दी से लोगों की बुरी हालत थी, तो अरबों रुपए की इमदाद भेजी गई है। पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे तो नहीं थे, उसमें सिविलियंस ने कंट्रीब्यूट किया, ताजरों की मीटिंग्स हुई, उसमें फ़ौज ने मदद की। तो वो कह रहे हैं कि जी लिसानी तसव्वुफ की बुनियाद पर, और ये कह रहे हैं अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। दिमाग का इलाज उन्हें नहीं कराना चाहिए जो इलेक्शन हारने पर गंदी गालियाँ दें और लड़ें। वो तो चंद आदमियों का मसला है, ये अफ़गान कौम का रद्द-ए-अमल तो नहीं है। उसमें है मुतअस्सिब लोग, हर कौम में मुतअस्सिब लोग होते हैं, लेकिन अफ़गानी जानते हैं कि पाकिस्तान उनका खैर का 1000 बरस के तल्लुकात हैं। ये आदमी तो ऐसा लगता है पता नहीं इसके जहन पर कोई असर हो गया है। और ये पाकिस्तान, मुझे तो ये पहला ख्याल ये आया कि ये जो पिछले ज़माने में मुल्क बदरी की सज़ा होती थी वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे लोगों को मुल्क से निकाल देना चाहिए। वो भाई इसने चंद गैर जिम्मेदार आदमियों ने, अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए नामुनासिब पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल भी दिया हो, तो वो इस वाक़े के बाद दिया है ना। कोई ये तो नहीं है कि कोई तनाज़ा था नहीं और पाकिस्तानियों ने बुरा भला कहने लगे। और आप कौन है उनके वकील? इससे अंदाज़ा होता है ना कि वो किसके वफादार हैं और किसके नहीं हैं, और किसने उन्हें बनाया और किसने उनकी पीठ ठोंकी है। अब तो चूँकि वो मतलब जायज़ हो गई हर चीज़, अब वो तो वो हुकूमत का हिस्सा है। हारून साहब, 2019 में लीड्स में वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला था। खारजा कमेटी के यही है ना? जी जी, खारजा कमेटी के सरबराह यही है ना? जी यही है। तो इन्हें कोई शर्म नहीं चाहिए
यानी मुल्क की खारजा कमेटी की हाउस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बयान क्या दे रहे हैं, लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। हरून साहब, इसका ठीक नहीं, इसका इलाज कराया जाना चाहिए। 2019 में भी वर्ल्ड कप का मैच था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के शायकीन बैठे हुए थे, तब भी अफगान शायकीन ने हमला किया। 2021 में भी वर्ल्ड कप का मैच दुबई में था, ये वाकया हुआ था, ठीक है, और कल भी हमला हुआ है। ये इश्तियाल की वजह क्या समझते हैं? वो ये कबायली मिजाज है, वो अपना वहाँ नफरत का सबक 20-30 साल तक पढ़ाया गया है बाद लोगों को। आपको पता है दुनिया में पश्तून सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है? अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी अफगानों की आबादी, पश्तूनों की आबादी सबसे ज़्यादा कराची में है, पेशावर में नहीं है। और नहायत काबिल कदर हिस्सा हैं पाकिस्तान की तजारत में। पश्तूनों का बड़ा रोल है, बहुत से और दूसरे शोबों में भी बड़ा रोल है, और वो उतने ही मुहिब वतन है जितने कोई और हैं। वो चंद आदमी होते हैं, वो हर कहीं हो सकते हैं। ये नवाज शरीफ साहब क्या करते रहते हैं? तो पंजाब से कहा जाता है कि पंजाबी बड़े इजारादार हुए वतन के। नवाज शरीफ साहब क्या कैसी कैसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। वो जिस आदमी ने पाकिस्तान के बारे में गलीज़ तरीन बात पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में कही, वो उसका नाम मैं भूल गया, अफगान लीडर मिनिस्टर था अशरफ गनी का, उसको मदऊ किया था नवाज शरीफ साहब ने। वो दुनिया में हर कहीं ऐसे लोग होते ही हैं। तो लेकिन ये है कि हमारा उनका 1000 साल का ताल्लुक़ है, उनके हीरो हमारे हीरो हैं। महमूद गजनवी कहाँ से आया था? वो हमारे सबसे बड़े रूहानी पेशवा कहाँ से आए थे? जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंजवश कहाँ से आए थे, जिन्होंने यहाँ आके कबाइल को मुसलमान किया? इस्लाम तो फैला ही वस्ती एशिया और अफ़गानिस्तान से है। जो लोग आए हैं उन सूफिया की वजह से है। हमारा उनका ताल्लुक़ कभी न ख़त्म होने वाला ताल्लुक़ है। ये कारिंदे हैं जो इन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हरून साहब, एक आखिरी सवाल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी इम्तियाजी सलूक रवा रखे जाने की इत्तलात हैं? अच्छा, ये आप भूल गए कि वो उमर गुल हैं उनके जी बॉलिंग कोच है, कोच, और अपना यूनुस खान, ठीक है। वो इम्तियाजी सलूक पर एहतजाज करना चाहिए ना जी, इस तरह की चीज़ को गवारा नहीं करना चाहिए। इनकार कर देते और BCCI से शिकायत करें, वो स्टैंड लेते। अगर मुमकिन था, ये तो देखना पड़ता है, बड़ी नज़ाकतें होती हैं, तो अपनी रिहाइश का खुद बंदोबस्त कर लेते। पाकिस्तान ऐसा मुफलिस तो नहीं है कि अपने खिलाड़ियों के लिए शानदार अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त न कर सके। इस पर एहतजाज करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को भी और क्रिकेट बोर्ड को भी, और BCCI के नोटिस में लाना चाहिए। हरून साहब, मलिका बरतानिया के हवाले से क्या राय रखते हैं? वो गुजर गई, उनके होते हुए बरतानिया ने किस जी बहुत एक वज़ादार शख्सियत थी। देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 4 बादशाह रह जाएंगे, 4 ताश के और 1 बरतानिया का, इसलिए कि अमूर ममलकत में वो मुदाखलत नहीं करते। ज़ाती तौर पे वो इंतहाई वज़ादार शख्सियत थी। जब नौजवानी में भी बहुत बावकार लिबास पहनती थी, एक कदामत पसंदाना उनका मिजाज था, बड़ी वज़ादारी थी, होम्योपैथिक इलाज करती थी, खाने पीने में नहायत मोहतात थी, नहायत शाइस्ता खातून थी, और इसलिए उनका इकराम किया जाता था। पस मंज़र में रहना पसंद करती थी वो, और ख़ानदान के साथ बहुत वाबस्तगी थी। डिसिप्लिन में कभी कभी सख्ती भी करती थी। और इंसानी तारीख़ में जिन लोगों ने तवील तरीन अरसे तक, जो उन माना में तो वो हुक्मरान नहीं थी, बहरहाल जो लोग तवील तरीन अरसे तक हुक्मरान रहे हैं, तो उनमें से एक वो थे। हरून साहब, उनका एक बेटा तो तख्त से अलहदगी का ऐलान कर चुका है, तो तख्त का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल कभी इस पर गौर नहीं किया। वो मेरा ख्याल है वही हैं, साहबजादे बड़े जो हैं उनके वही हैं, वही जानशीन होंगे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको पता है ना कि ये कैसे बनी थी मलका? वो जो इनसे पहले जो बादशाह था, वो उसने अलहदगी का ऐलान कर दिया ना, शादी की जो जिसकी बरतानवी कानून में इजाज़त नहीं है। उस बादशाह का एक पैगंबर आया था कायद आज़म के पास, क्या वो बादशाह का भाई आ रहा है पाकिस्तान के दौरे पे, तो कायद आज़म उसका इस्तकबाल करें। तो कायद आज़म का जैसे मिजाज था, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा, जब मेरा भाई लंदन जाएगा तो उसका इस्तकबाल कौन करेगा? और इनकार कर दिया। मगर फिर ये है कि वो उसके एजाज़ में गवर्नर जनरल हाउस में दावत दी। बड़ा एक कमाल, कायद आज़म में खुददारी भी बहुत थी और जज्बाती तवाज़ुन भी बहुत था। बैक वक्त नहायत सख्त भी थे और नहायत लचक भी थी, उसमें बहुत इमोशनल बैलेंस था। सही।
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर थे, शख्सियत एक अच्छी थी और तख्त का मुस्तकबिल क्या है वो तो वक्त ही बता। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, मुकाबल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।